में जल रहा हो। सड़कों पर युवाओं का ऐसा सैलाब उमड़ा है कि वहां की इमारतें तक कांप उठी। हर गली, हर चौक, हर चौराहे पर सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही है, भ्रष्टाचार बंद करो, सोशल मीडिया बहाल करो, हमें रोजगार दो। ये नजारा कहीं ना कहीं हमें 2022 में श्रीलंका के अंदर हुए उस बड़े आर्थिक आंदोलन की याद दिलाता है जब जनता राष्ट्रपति भवन में घुस गई थी और सत्ता के गलियारों में हड़कंप मच गया था। फर्क बस इतना है कि नेपाल का यह आंदोलन महज महंगाई और खाली खजाने के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह आंदोलन सीधे सीधे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और नेताओं की मनमानी को चुनौती दे रहा है। नेपाल की धरती पर गूंज रहा यह विद्रोह अब केवल स्थानीय विरोध नहीं रहा, पूरी दुनिया इसे जनरेशन जेड मूवमेंट कहकर पुकार रही है, क्योंकि इस आंदोलन की अगुवाई कर रही है वही नई पीढ़ी जो 1997 से 2012 के बीच पैदा हुई। ये वही युवा हैं जिनकी उम्र आज 18 से 25 साल के बीच है। ये वही पीढ़ी है जिसने बचपन से ही इंटरनेट को अपना साथी बना लिया, जिनकी जिंदगी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप के बिना अधूरी है, जिनके लिए सोशल मीडिया केवल टाइम पास नहीं बल्कि अपनी आवाज बुलंद करने का सबसे बड़ा हथियार है। यही वजह है कि जैसे ही सरकार ने अचानक इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाया तो युवाओं को यह कदम सीधा उनके लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला लगा। सोचिए जरा, अगर भारत जैसे बड़े देश में अचानक किसी सुबह सरकार यह घोषणा कर दे कि अब से फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप सब बंद कर दिए जाएंगे तो क्या होगा? सोशल मीडिया पर एक्टिव करोड़ों लोग पागल होकर सड़कों पर नहीं उतर जाएंगे? ठीक यही हुआ नेपाल में। सरकार का तर्क था कि सोशल मीडिया कंपनियां नेपाल में ठीक से रजिस्ट्रेशन नहीं करा रही थी, वहां से फेक अकाउंट्स और अफवाहें फैल रही थी। लेकिन जनता, खासकर युवा वर्ग के लिए यह बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं था। उनकी नजर में यह फैसला साफ तौर पर उनकी आवाज दबाने की कोशिश थी। 4 सितंबर 2025 को जैसे ही यह बैन लागू हुआ, युवाओं के भीतर गुस्से का ज्वालामुखी फूट पड़ा। शुरू में यह विरोध केवल छोटे समूहों तक सीमित था, लेकिन धीरे धीरे यह पूरे देश में फैल गया। 8 सितंबर तक तो हालात विस्फोटक हो गए। हजारों युवा सड़कों पर उतर आए। उनके हाथों में पोस्टर और बैनर थे जिन पर लिखा था, शट डाउन करप्शन, नॉट सोशल मीडिया, अनबैन सोशल मीडिया, यूथ अगेंस्ट करप्शन। इन नारों के पीछे सिर्फ इंटरनेट बहाल करने की मांग नहीं थी, बल्कि यह नारों में छिपा गुस्सा उस सिस्टम के खिलाफ था जिसने उन्हें बेरोजगार बना दिया, भ्रष्टाचार में डुबो दिया और उनकी आजादी छीनने की कोशिश की। शुरुआत में यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण था। युवा केवल नारे लगा रहे थे, बैनर दिखा रहे थे और सरकार से अपील कर रहे थे कि सोशल मीडिया को बहाल किया जाए। लेकिन कहते हैं ना, जब गुस्से की आग भड़कती है तो उसे काबू करना आसान नहीं होता। जैसे ही सरकार ने पुलिस को कार्रवाई के आदेश दिए, हालात अचानक काबू से बाहर हो गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े, पानी की बौछार की और रबर की गोलियां चलाईं। लेकिन भीड़ इतनी विशाल और गुस्से से भरी थी कि हर रोकथाम बेअसर साबित हुई। देखते ही देखते माहौल हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारी संसद भवन तक पहुंच गए। प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर जोरदार नारेबाजी होने लगी। सरकारी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, यहां तक कि एम्बुलेंस तक को नहीं छोड़ा गया। हालात इतने बेकाबू हो गए कि आखिरकार सुरक्षा बलों को गोलियां चलानी पड़ी। इस गोलीबारी ने पूरे नेपाल को हिलाकर रख दिया। कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों युवा घायल हो गए। काठमांडू के अस्पतालों में घायलों की इतनी भीड़ उमड़ पड़ी कि बेड तक कम पड़ गए। स्ट्रेचर पर लाए जा रहे घायल युवाओं की आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाना इतनी बड़ी गलती है कि हमें गोलियों से छलनी कर दिया जाए? जैसे ही इन मौतों की खबर फैली, जनता का गुस्सा और भड़क उठा। अब यह आंदोलन केवल इंटरनेट की आजादी का नहीं रहा, अब यह आंदोलन बन गया था भ्रष्टाचार खत्म करने की जंग, बेरोजगारी के खिलाफ युद्ध और लोकतंत्र बचाने का संघर्ष। नेपाल के हर गांव, हर कस्बे से लोग काठमांडू की ओर कूच करने लगे। आंदोलन की आग इतनी तेज थी कि उसे बुझाना अब किसी के बस में नहीं रहा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस आंदोलन की गूंज सुनाई देने लगी। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और यूरोप के कई देशों ने नेपाल सरकार को चेतावनी दी कि जनता की आवाज दबाने से हालात और बिगड़ेंगे। सोशल मीडिया पर नेपाल के समर्थन में दुनिया भर के लोग हैशटैग चला रहे थे। दबाव इतना बढ़ा कि सरकार को रातों रात अपना फैसला पलटना पड़ा। सोशल मीडिया से बैन हटा लिया गया।
फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप फिर से चालू कर दिए गए। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ सोशल मीडिया बहाल करने से जनता का गुस्सा ठंडा हो जाएगा? जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि असली लड़ाई तो अब शुरू हुई थी। ये लड़ाई अब भ्रष्टाचार के खिलाफ थी, ये लड़ाई अब बेरोजगारी खत्म करने की थी, ये लड़ाई थी लोकतंत्र को बचाने की। युवाओं ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को निशाने पर ले लिया। उनका कहना था कि अगर भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगाई गई, अगर नौकरियां नहीं दी गई और अगर जनता की आवाज लगातार दबाई जाती रही तो इस सरकार का रहना बेईमानी है। सरकार ने हालात को काबू में करने के लिए कर्फ्यू लगाया, इंटरनेट की स्पीड कम कर दी और राजधानी काठमांडू को सुरक्षा बलों से पाट दिया। लेकिन जैसा अक्सर होता है, दबाने से आग बुझती नहीं बल्कि और फैल जाती है। दबाव इतना बढ़ गया कि आखिरकार ओली को इस्तीफा देना पड़ा। यह पल नेपाल के लोकतांत्रिक इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। जनता ने साबित कर दिया कि कोई भी नेता युवाओं की आवाज दबाकर सत्ता में नहीं रह सकता। दोस्तों, नेपाल का युवा सोशल मीडिया को केवल मनोरंजन का साधन नहीं मानता। उनके लिए यह लोकतंत्र की धड़कन है। जैसे भारत की आजादी की लड़ाई में भारत छोड़ो आंदोलन में युवाओं को सड़कों पर ला दिया था, वैसे ही नेपाल की जनरेशन जेड के लिए सोशल मीडिया आजादी का नारा बन चुका है। अब सवाल यह है कि क्या नेपाल सरकार केवल सोशल मीडिया बहाल करके चैन की नींद सो जाएगी या फिर भ्रष्टाचार खत्म करने और बेरोजगारी मिटाने जैसे ठोस कदम भी उठाएगी? और दूसरा सवाल, क्या यह युवा वर्ग अब स्थायी रूप से राजनीति में उतरकर बदलाव की राह पकड़ेगा? अगर ऐसा हुआ तो यह आंदोलन नेपाल के इतिहास का मील का पत्थर साबित होगा। इस आंदोलन का असर केवल नेपाल तक सीमित नहीं रहा, पूरे दक्षिण एशिया ने इससे सबक लिया। श्रीलंका में जनता के गुस्से ने सरकार बदल दी थी, बांग्लादेश में छात्रों ने सरकार को चुनौती दी, पाकिस्तान आज भी राजनीतिक अस्थिरता और महंगाई से जूझ रहा है, म्यांमार में लोग सैन्य शासन के खिलाफ खड़े हैं और अब नेपाल की यह जेन जेड क्रांति पूरे दक्षिण एशिया को एक नया संदेश दे रही है। नई पीढ़ी अब चुप नहीं बैठेगी। भारत ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखी। भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीयों को सतर्क रहने की सलाह दी। कई फ्लाइटें रद्द करनी पड़ी, एयरपोर्ट बंद करना पड़ा। यानी नेपाल का यह आंदोलन अब सिर्फ एक देश की समस्या नहीं रहा, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता और कूटनीति पर असर डालने लगा। और हां, ओली पर लगे आरोप भी इस आग में घी का काम कर गए। उन पर यह आरोप था कि उन्होंने कई बड़े कॉन्ट्रैक्ट चीनी कंपनियों को सौंप दिए, जिससे नेपाल को कोई खास फायदा नहीं हुआ। भारत नेपाल रिश्तों को खराब करने में भी उनकी भूमिका रही। लेकिन आखिरकार जनता की ताकत इतनी बड़ी साबित हुई कि ना चीन काम आया और ना ही राजनीति की चालें उन्हें सत्ता छोड़नी ही पड़ी। इतिहास गवाह है कि जब जनता एकजुट हो जाए तो कोई भी सत्ता टिक नहीं सकती। यही नेपाल ने साबित कर दिया। तो दोस्तों, नेपाल का यह आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया की लड़ाई नहीं है, यह भ्रष्टाचार, पारदर्शिता और लोकतंत्र की मजबूती की लड़ाई है। यही वजह है कि इसे न सिर्फ नेपाल बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में एक बड़ा सबक माना जा रहा है। अब बारी आपकी है। आपको क्या लगता है, क्या ओली के इस्तीफे के बाद नेपाल में हालात सामान्य होंगे या फिर यह आंदोलन कोई नया राजनीतिक मोड़ लेकर आएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हां, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही रिसर्च आधारित और क्रिटिकल खबरें लेकर आते रहते हैं। जय श्री राम। जी हाँ दोस्तों, नेपाल में जेन जेड का आंदोलन अब थम गया है। गुरुवार को कुछ इलाकों में उपद्रव की घटना सामने आई है, लेकिन अब चुनौती नई सरकार की गठन की है। आंदोलनकारी जेन जेड ग्रुप ने देश में आम चुनाव को लेकर अपनी मांगों का एक ड्रॉप सार्वजनिक किया है। पहली शर्त है कि संसद को भंग किया जाए, दूसरी शर्त देश में नागरिक सैन्य सरकार के गठन की है। सेना की भूमिका को सीमित रखने की मांग की है। साथ ही अगले 1 साल के भीतर आम चुनाव कराने की मांग है। नेताओं और राजनीतिक दलों की संपत्ति की जांच के लिए एक मजबूत न्यायिक आयोग के गठन की मांग की गई है। विनाश नहीं, अब जवाबदेही के लिए आंदोलन युवा आंदोलनकारियों की तरफ से जारी की
एक मांग पत्र सामने आया है जिसमें देशव्यापी परिषद का मकसद बताया गया है। इसमें लिखा है कि भ्रष्टाचार में गृह शासन और व्यवस्था के अंत की मांग और समय रहते ही भ्रष्टाचार को खत्म करने की प्रतिबद्धता के साथ विरोध प्रदर्शन हुआ है। हमारा आंदोलन विनाश के लिए नहीं है, जबकि जवाबदेही, पारदर्शिता और न्याय के लिए है। आगे लिखा गया है कि हम इस आंदोलन के दौरान हुई अजनबी तोड़फोड़, लूटपाट और हिंसक घटनाओं की कड़ी निंदा करते हैं। ऐसी घटनाओं में शामिल लोग हमारा या हमारी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व नहीं करते। उन्होंने हमारे आंदोलन की गैरकानूनी पर हमला किया है। उनकी पहचान कर उन्हें कानून के मुताबिक न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही की तय हो सके। इसके बाद युवाओं ने अपनी मांगों को सार्वजनिक किया है। सुशीला कार्की करें अंतिम संस्कार की अगुवाई। इसमें कहा गया है कि हमारी पुख्ता मांग की राष्ट्रपति के औपचारिक नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। इसका नाम संयुक्त नागरिक सैन्य संगठन प्रबंध परिषद हो। इसकी कार्यकारिणी अध्यक्षता पूर्व रूप न्यायाधीश सुशीला कार्की करें, जिसमें जस्टिस आनंद मोहन भट्टाचार्य भी शामिल हो। और व्यवस्था में नेपाल सेना की अंतिम सरकार का मुख्य लक्ष्य चुनाव करना है कि लंबे समय तक शासन चलाना है। दिल्ली चला नेपाल में जेलों के हजारों कैदी हुए फरार प्रदर्शनकारियों मार्च के 6-12 महीने के भीतर लोकतांत्रिक चुनाव के लिए जरिए नागरिक शासन की वापसी हो। नीति निर्माण और नागरिक शासन पर सेना का स्थायी नियंत्रण नहीं होना। भ्रष्टाचार, हिंसा और सत्ता के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि संक्रमण काल के दौरान कोई भी संस्था दूसरे पर हावी न हो और कोई संघर्ष न हो। एक संयुक्त नागरिक सैन्य संकट प्रबंधन परिषद की स्थापना की जानी चाहिए। यह परिषद वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों अंतरिम संस्कार के लिए और एक साथ लगाई जाएगी ताकि विस्तारता और सुशासन के लिए संतुलन और फैसले लिए जा सके। युवाओं के गोली चलवाने को वाली की मिलने चाहिए सजा। युवाओं का कहना है कि भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के लिए आरोपियों, जिसमें नेता, प्रशासनिक और नौकरशाह शामिल हैं, के खिलाफ जांच बैठाई जाए। इसके लिए एक स्वतंत्र जांच की जाए और पुलिस अधिकारियों की भी जांच की है। उन्होंने युवाओं को गोली चलाने का आदेश दिए हैं।